हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। लास्ट पार्ट हम लोग लेके आए हैं आई हमारी सीरीज का पार्ट 8 है। ठीक है, इस पार्ट को कंप्लीट करते ही 400 एमसीक्यू हम लोग के कंप्लीट हो जाएंगे। इस पार्ट में जो हम लोग देखने वाले हैं वो मेंटेनेंस है। कितने टाइप के शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं अलग अलग चीज़ों के, अलग अलग मशीन के, जैसे ट्रांसफार्मर के किस तरह से करते हैं, मोटर का किस तरह करते हैं, मोटर में भी डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर किस प्रकार करते हैं, ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग का मतलब अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो उसको क्या कैसे ठीक किया जाए, क्या क्या खराबियां उसमें उत्पन्न हो सकती हैं, उसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग। उसके बाद टेस्टिंग। ठीक है, कितने प्रकार की टेस्टिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग करते समय टेस्टिंग होती है, रिपेयर करने के बाद टेस्टिंग होती है, कमीशन करते समय टेस्टिंग होती है। तो ये पार्ट खत्म होते ही हम लोग का 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 52 के ऑलमोस्ट क्वेश्चन है इस पार्ट में। ठीक है, मेरा नाम है सूर्यपाल सिंह। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला स्लाइड जो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे, शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में किस किस प्रकार से मेंटेनेंस किया जाता है, हर घंटे या हर कुछ घंटे के बाद कौन सा मेंटेनेंस होता है, डेली कौन सा होता है, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, 1 या 2 साल पे मेंटेनेंस, और 7 या 10 साल पे कौन कौन सा मेंटेनेंस होता है। जैसे डेली अगर कहा जाए, डेली में भी आवरली, मतलब सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम क्या क्या चीजें चेक करनी चाहिए, करंट की रीडिंग, वोल्टेज की रीडिंग और टेम्परेचर। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करनी चाहिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह से अगर डेली चेकिंग की बात किया जाए, डेली एक बार ऑयल लीकेज, किसी भी एक समय ऑयल लीकेज, ऑयल का लेवल, ओटीआई। ओटीआई मतलब कि आपका जो है जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है उसका इंडिकेटर, टेम्परेचर का इंडिकेशन, उसके बाद वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, ये सब आपका मार्शलिंग बॉक्स में लगा होता है, अभी आगे आएगा। ठीक है, उसमें क्या आता है, मंथली चेकिंग में ब्रीदर कलर जो चेंज होता है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, कि हम लोग का जो ब्रीदर में सिलिका जेल पड़ा है वो खराब हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑयल का कलर, एक सैंपल निकाल लेते हैं, उसको ऑयल का टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि पहले तो कलर टेस्ट करते हैं, कलर कैसा है। अगर ब्लैक हो गया है तो यानी खराब हो रहा है, अगर येलो के आसपास है तो ठीक है। ठीक है, टेस्ट करने की जरूरत नहीं है उसको। क्वार्टरली चेक किया जाता है। क्वार्टरली क्या चीज चेक करते हैं, बुशिंग को, बुशिंग पर जो भी धूल मिट्टी होती है उसको दूर करते हैं। क्रैक को चेक करते हैं, कहीं कोई क्रैक तो नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन टेस्ट करते हैं उसका, बीवीडी टेस्ट करते हैं। इसी तरह से 6 मंथली अर्थिंग का रेजिस्टेंस का चेक करते हैं, इंसुलेशन चेक करते हैं। 1 या 2 साल पे कॉन्टैक्ट चेक करते हैं। 10 डेल्टा चेकिंग होती है, 10 डेल्टा बुशिंग के लिए बहुत फेमस टेस्ट है, एग्जाम में आ सकता है 10 डेल्टा टेस्ट। ठीक है, और 7 या 10 साल पे वाइंडिंग को बाहर निकालकर, कोर को बाहर निकालकर प्रॉपर चेकिंग की जाती है, जिसको ओवरहॉलिंग आप कह सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो एक ये ओवरव्यू है, वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर मार्शलिंग बॉक्स। अभी हम लोग देखे थे मार्शलिंग बॉक्स क्या होता है। जो भी बड़े ट्रांसफार्मर होंगे उसमें आप देखेंगे कि इस तरह की एक बॉक्स जैसा लगा होता है, जैसे पैनल जैसा एक कुछ लगा होता है। इसमें कई केबल आते हैं जाते हैं, इसमें कई चीजें होती हैं, मतलब कह लीजिए कि पूरा ट्रांसफार्मर का पैनल बॉक्स एक तरह से होता है, जिसको नाम दिया था मार्शलिंग बॉक्स। इसमें क्या क्या होता है, कंट्रोल वायर होता है, ओटीआई। यहाँ पे देखिए आपको दो इस प्रकार के दो डायल दिख रहे होंगे, दो डायल दिख रहे होंगे। ये दोनों टेम्परेचर बताते हैं, एक ऑयल का टेम्परेचर बताता है, दूसरा वाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है। तो ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर और कंट्रोल वायर, ये सारी चीजें मार्शलिंग बॉक्स के अंदर होती है, मतलब ऑल ऑफ दीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विद इन विच इंटरवल ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर मस्ट बी चेक और टेस्ट। ठीक है, कितने समय के अंदर ट्रांसफार्मर के सभी चीजों को एक बार टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। मैक्सिमम समय कितना है जिसमें सारी चीजों को एक बार जरूर चेक कर लेना चाहिए, तो 12 मंथ, 12 महीने या 1 साल के अंदर सारी चीजों को एक बार जरूर टेस्ट कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए। यह पूछा जा रहा है कि विच कूलिंग सिस्टम इज एम्प्लॉयड फॉर लार्ज ट्रांसफार्मर। अच्छा, लार्ज ट्रांसफार्मर में ये नहीं दिया कि कितने एमवीए तक, कितने केवीए तक, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो लार्ज का मतलब हम लोग ये मान के चलते हैं कि 100 केवीए से लेकर और एमवीए तक होगा। तो वहां पे आपका ऑयल नेचुरल, इसको शॉर्ट में लिखते हैं ONOF, ऑयल नेचुरल, ऑयल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे ऑयल नेचुरल, एयर फोर्स,
ऑयल फोर्स, एयर फोर्स, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ भी नहीं होता है। ऑयल नेचुरल भी कर रहे हैं, ऑयल फोर्स भी कर रहे हैं, तो इस प्रकार की कोई कूलिंग नहीं होती है। ठीक है, तो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स मतलब जिसमें फैन लगा हो, नेचुरल तरीके से ऑयल टैंक से होते हुए हमारे जो फिन्स होते हैं, जो ये पतले पतले फिन्स हैं ठंडा करने के लिए, ये आप लोग जानते होंगे, उसमें आता है, और जो नेचुरल हवा चलती है उससे वो ठंडा होता है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर की रेटिंग बढ़ती है तो उसकी जो गर्म होने की दर है वो ठंडा होने की दर से अधिक हो जाती है, तो हमको फोर्सली उसको ठंडा करना पड़ता है। इसके लिए हम लोग फैन लगाते हैं। यहाँ देखिए फैन लगा हुआ है, तो ये नेचुरल एयर कूलिंग नहीं है, ये फोर्स्ड एयर कूलिंग है, तो एयर फोर्स। तो ये दोनों ही प्रकार के कूलिंग सिस्टम का प्रयोग लार्ज ट्रांसफार्मर में करते हैं, तो बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आते हैं, विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस आर प्रोवाइडेड ऑन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में कौन कौन सी सेफ्टी डिवाइस होती है? तो मार्शलिंग बॉक्स के अंदर लगा होता है, कंट्रोल सिस्टम होते हैं इसमें, ठीक है, जो कि अगर कुछ हुआ तो वहां पे वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं। OTI, WTI ये सब हम लोग देखे थे। केबल, सारे कंट्रोल केबल वहीं से निकलते हैं। प्रेशर गेज, प्रेशर रिलीफ गेज, अगर आप लोग पता है कि जब ऑयल गर्म होता है तो उसमें गैस भी बनते हैं, ठीक है, ऑयल जब गर्म होता है तो गैस बनता है, वो गैस अगर बाहर ना निकले तो ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो सकता है, फट सकता है, बिल्कुल कुकर की तरह से। तो प्रेशर को रिलीफ करने के लिए, प्रेशर को निकालने के लिए एक गेज बना होता है, वैक्यूम गेज। तो ये सारी चीजें का प्रयोग किया जाता है सेफ्टी के लिए, सारी चीजें सेफ्टी डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल केबल। कंट्रोल केबल का क्या फंक्शन है? पिछले आप वीडियो में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सब स्टेशन में मैंने बताया था कंट्रोल केबल के बारे में, कहाँ कहाँ से कंट्रोल केबल निकलता है, पूरी उसकी ड्राइंग मैंने बताई थी, ठीक है। तो वहां पे आप उस वीडियो में दिखेगा, पूरा डिटेल में दिखेगा कि CT, VT, रिले सबसे निकलकर कंट्रोल केबल जाता है, ठीक। तो कंट्रोल केबल CT, VT से होके जाता है, रिले तक पहुंचता है, और वापस सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए ट्रिप सर्किट तक भी कंट्रोल सिग्नल भेजता है। तो ओपनिंग और फॉल्ट क्लियरिंग दोनों के लिए कंट्रोल केबल का प्रयोग किया जाता है। कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना करंट आ रहा है, रिले कैसे ऑपरेट होगा, रिले तो लगा हुआ कंट्रोल रूम में, कंट्रोल रूम से सर्किट ब्रेकर तक कैसे सप्लाई आएगा, कैसे सिग्नल आएगा, तो कंट्रोल केबल से। तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहां पर देखिए, अभी तक हम लोग देखे ट्रांसफार्मर का, अब यहाँ पे शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ बस बार। बस बार का शेड्यूल मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को देखे थे कि कई प्रकार के बस बार होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे दो प्रकार के बस बार की बात कर रहे हैं, एक मेन बस बार है, मेन बस है, ठीक है, और एक हम लोग का ऑक्सिलरी बस, ठीक है, ऑक्सिलरी बस है। नॉर्मली तो मेन बस से सप्लाई जाती है, ऑक्सिलरी बस डिस्कनेक्ट रहता है, लेकिन मेन बस कभी खराब हो सकता है, मेन बस को शेड्यूल मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। शेड्यूल मेंटेनेंस का मतलब है कि हर 6 महीने के बाद मेंटेनेंस कराना है, खराब हुआ हो चाहे ना हुआ हो, समय आ गया तो मेंटेनेंस कराना पड़ेगा उसका, ठीक है, नियमतः। तो उस समय सप्लाई तो डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं मेंटेनेंस करेंगे तो सप्लाई बंद कर देंगे। उस समय सप्लाई को ट्रांसफर कर दिया जाता है इस बस पे, ऑक्सिलरी बस पे, इसीलिए इस बस को ट्रांसफर बस भी कहते हैं, ट्रांसफर बस या ऑक्सिलरी बस। तो यहां पे देखिए सबसे पहली लाइन लिखी हुई है, वी हैव टू ट्रांसफर द लोड फ्रॉम बस बार विच विल गोज अंडर मेंटेनेंस टू ऑक्सिलरी और ट्रांसफर बस, ठीक है। बस को ट्रांसफर करने के बाद ऐसा नहीं कि वो लाइन अब उस पर चढ़ने के लिए और उस पर मेंटेनेंस करने के लिए तैयार है, उसको सबसे पहले अर्थिंग किया जाता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं सब स्टेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सबसे पहले तो विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ क्या खराब है, पहले नीचे से अगर दिख जाए तो अच्छा है, अगर कहीं कोई डैमेज है तो क्लैंप लगाते हैं, अभी डैमेज आगे दिखेगा अभी, ठीक है। अगर कहीं कोई बर्निंग है, स्पार्किंग है, तो कार्बन जम जाता है उस पर, पहले तो अगर कहीं स्पार्किंग हुई है तो उसका कारण अगर कुछ है तो उस कारण को हटाइए, स्पार्किंग हो गई है उस पर कार्बन जम गया तो उस कार्बन को क्लीन करिए, ठीक है। कनेक्शन अगर लूज है, कनेक्शन लूज होने की वजह से बस बार हिलता है, उस समय भी स्पार्किंग होती है, कनेक्शन टाइट कर देना चाहिए, फीडर के कनेक्शन टाइट कर देने चाहिए, ठीक है। इंसुलेटर से बस बार जो जुड़ा है वहां पे कोई ढीला ना हो, उसको टाइट करना चाहिए। अगर इंडोर बस बार है तो वहां पे कलर का यूज किया जाता है, इस पर हम लोग एक क्वेश्चन भी देखे थे, क्यों कलर का यूज किया जाता है बस बार के लिए। इंडोर के लिए ज्यादातर प्रयोग करते हैं, आउटडोर के लिए भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं कलर का प्रयोग, वार्निश का। तो मेंटेनेंस करने के बाद जो अगर कलर मिट गया है तो उसको कलर
फिर से लगा देते हैं। ज़्यादातर ये रेड कलर में होता है, लेकिन कहीं कहीं 3 पेज के लिए 3 कलर का प्रयोग करते हैं। तो अगर कोई कलर मिट गया है या धूमिल हो गया तो उसको फिर से कलर कर दिया जाता है, वार्निश कलर ये होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया बस बार का शेड्यूल मेंटेनेंस। अब इसके बाद वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का, कि हर 6 महीने या हर साल भर के बाद जो भी जिस भी प्रकार का शेड्यूल तय की होगी कंपनी ने कि हर 6 महीने के बाद या हर 4 महीने के बाद इसका मेंटेनेंस होना चाहिए, तो ये शेड्यूल मेंटेनेंस है। एक बढ़िया शब्द आता है इसमें, रैक आउट। ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए या ना पूछा जाए। अगर आप इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है, पास आउट होने के बाद, तो रैक आउट वर्ड याद रखिएगा। रैक आउट का मतलब होता है सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट करना। ठीक है, रैक आउट एक प्रोसीजर होता है, एक मतलब किस प्रकार क्या क्या काम करके किस किस तरीके से सर्किट ब्रेकर को डिस्कनेक्ट किया जाए लाइव वायर से। डिस्कनेक्ट करने के बाद विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं, हर चीज का पहले विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, अच्छा, शेड्यूल मेंटेनेंस तब भी किया जाता है जब अगर कोई चीज खराब हुई हो, ना खराब हुई हो तो भी समय आ गया तो करना पड़ेगा, इसीलिए इसका नाम शेड्यूल है। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर से सबसे पहले तो साफ करते हैं। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में स्प्रिंग लगी होती है, सारे सर्किट ब्रेकर में स्प्रिंग लगा होता है, चार्जिंग स्प्रिंग होता है, जो कि इसको जो हम लोग का मूविंग कॉन्टैक्ट होता है उसको क्लोज या ओपन करता है। तो पहले तो स्प्रिंग को चेक करते हैं, चार्जिंग स्प्रिंग, ट्रिप कॉइल को चेक करते हैं, उसमें जो मोटर लगा होता है रिचार्ज करने के लिए स्प्रिंग को, उसको चेक करते हैं सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई खराबी तो नहीं है। अर्थिंग रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ठीक है, तो मेगर का प्रयोग करते हैं और तमाम चीजों का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेशर कम हो गया है वैक्यूम में, तो प्रेशर कम ही रहता है, नॉर्मली 10⁻⁻⁴ टॉर्क ये रहता है। जो वैक्यूम चेंबर होता है उसमें इतना प्रेशर रहता है, बिल्कुल 100% वैक्यूम नहीं रहता है, लेकिन मिनिमम प्रेशर होता है। तो इसको चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं से एयर लीक होकर इसके अंदर आ गया है और इसका प्रेशर बढ़ गया है। अगर ऐसा है तो इसके वैक्यूम को फिर से ठीक करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद है शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ मोटर। क्वेश्चन आगे हैं, अभी ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी पार्ट बेसिक थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से देखिए कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ मोटर, मोटर में ये ऐसा नहीं कि ये सारी जो मैंने जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारी चीजें आपको सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे आप अगर इंडस्ट्री में भी जाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हर जगह ये काम आएगा। तो मेंटेनेंस मोटर का, मोटर में सबसे ज्यादा चीजें क्या खराब होती हैं, तो बियरिंग। देखिए यहाँ पे लिखा 46% मोटर के जो फेल होने का जो कारण होता है वो होता है बियरिंग। 30% होता है ओवरलोड, कि ओवरलोड हो गया गलती से, चाहे किसी भी कारण से ओवरलोड हो गया है। सिंगल फेजिंग, सिंगल फेजिंग मतलब 3 फेज का है, 2 फेज कोई हम लोग का या 1 फेज हम लोग का डिस्कनेक्ट हो गया है और मोटर सिर्फ इन 2 पे चल रहा है, तो इसको सिंगल फेजिंग कहते हैं। और 10% कारण है कि ओल्ड एज होने के बाद भी आप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो खराब तो हो ही जाएगा। तो मैक्सिमम जो चांस होता है वो बियरिंग खराब होने की वजह से होता है। यहाँ पे देखिए, इसी पे क्वेश्चन पूछा गया है, द फेल्योर परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर इज हायर ड्यू टू, किस कारण की वजह से फेल्योर परसेंटेज मतलब मोटर के फेल होने का चांस ज्यादा होता है, तो बियरिंग फेल होने से। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिल्कुल बियरिंग जाम हो गई है, इसमें देखिए बियरिंग है, ये बॉल बियरिंग है, कोई ग्रीस नहीं है। बियरिंग जो बॉल बियरिंग है वो आधा, यहाँ तो बियरिंग ही नहीं है, बॉल ही नहीं है, आधा गायब है, कहीं टूट के उसी में पड़ा हुआ है। तो मैक्सिमम रीजन यही होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी प्रिफर्ड टू चार्ज बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए हमेशा याद रखिए शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी शंट जनरेटर ऑप्शन में ना होकर आपको दे देगा लॉन्ग शंट जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, तो कहीं पे भी शंट जनरेटर आ रहा है तो उसका प्रयोग बैटरी को चार्ज करने के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मोटर तो कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप्स ऑफ मोटर, डेली, वीकली, मंथली, या मंथली और ईयरली है, यहाँ पे ईयर है ये, ठीक है, ईयरली है, मंथली और ईयरली। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, डीसी मोटर है, सिंगल फेज मोटर है। तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में डेली
क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। डेली एक बार आपको नॉइस देख लेना चाहिए, वाइब्रेशन, कुछ एक्स्ट्रा नॉइस तो नहीं है। टेम्परेचर कैसे देखेंगे, इंफ्रारेड जो आजकल चल रहा है कोरोना चेक करने के लिए, इंफ्रारेड टेम्परेचर मीटर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है करंट और वोल्टेज एक बार चेक कर लेते हैं। वीकली मंथली डस्ट ऑयल कूलिंग। अच्छा, एक क्वेश्चन ये मैंने एक बार दिया था आप लोग को किसी एक वीडियो में कि ऑयलिंग और ग्रीसिंग कितने समय के बाद चेक करनी चाहिए। तो वीकली, अगर वीकली ऑप्शन में नहीं है तब जाके मंथली। ठीक है, तो इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। डीसी मोटर में सबसे ज्यादा क्या चेक करते हैं, स्लिप रिंग और ब्रश। सिंगल फेज में कैपेसिटर। आप खुद देखिए अपने घर में जो फैन होगा वो फैन में सबसे ज्यादा क्या खराब होता है, उसका कंडेंसर जिसको कैपेसिटर कहते हैं, वही खराब होता है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डेली क्या चीज चेक करना चाहिए, मंथली या वीकली, और ईयरली क्या चीज चेक करना चाहिए। ठीक है, तो इसको आराम से वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रशेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल मशीन। सबको पता है, ग्रेफाइट या कार्बन। आगे है, विच एमंग ऑफ द डिवाइसेस आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लो वोल्टेज इन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर की बात किया है। इंडक्शन मोटर में अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट बढ़ जाता है, तो ओवर करंट। अगर वोल्टेज कम हो जाएगा तो कॉन्टैक्टर भी काम आएगा, करंट बढ़ जाएगा तो फ्यूज भी काम आएगा, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यहां पर देखिए शेड्यूल मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, ये मेरे ख्याल से लास्ट है, ये मतलब ये शेड्यूल मेंटेनेंस लास्ट है। वीडियो नहीं यहाँ खत्म हो रहा है। मेंटेनेंस ऑफ इंसुलेटर फिटिंग एंड हार्डवेयर। अब ट्रांसमिशन लाइन में कई चीजों का है, तो इंसुलेटर फिटिंग और हार्डवेयर, उसमें क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। आप देखिए कि अगर कहीं डैमेज डिस्क है तो उसको हटाते हैं, डिस्क क्लीन करते हैं। उसके बाद वाइब्रेशन को चेक करते हैं। कोई चिड़िया या कोई जानवर या कोई कपड़ा या कोई पॉलीथीन या कोई ऐसी चीज तो उस पर लाइन पे या इंसुलेटर पे आके नहीं गिरी हुई है, अगर गिरी है तो उसको हटाते हैं। नट बोल्ट क्लैंप उसको टाइट करते हैं। यहाँ पर देखिए हर चीज का डायग्राम भी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया कंडक्टर का कैसे करते हैं, कंडक्टर की एक्सेसरीज। सेम चीज जो इंसुलेटर के लिए करते हैं वही कंडक्टर के लिए करते हैं। कंडक्टर पे तो कोई लकड़ी का टुकड़ा या प्लास्टिक का बैग या कोई कपड़ा या कुछ ऐसा तो आंधी तूफान में उड़ के आके नहीं गिर गया है। आजकल ड्रोन की मदद से उसको जला देते हैं। अगर कोई कपड़ा या प्लास्टिक है तो उसको जला दिया जाता है। नट बोल्ट को टाइट करते हैं जंपर वायर पे। ठीक है, डैम्पर और स्पेसर, ये हमारा डैम्पर है और ये हमारा स्पेसर है। इसके जो नट बोल्ट यहाँ लगे होते हैं इसको टाइट करते हैं, ढीला तो नहीं हो गया। देखिए यहाँ पे क्लैंप को टाइट किया जा रहा है, ये जंपर वायर है, इसके क्लैंप को टाइट किया जा रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, खासतौर पर नाइट पेट्रोलिंग के लिए। नाइट पेट्रोलिंग, रात में पेट्रोलिंग करने की क्या जरूरत है। पेट्रोलिंग करने का मतलब कि एक बार मतलब जाके एक बार देखना। नाइट पेट्रोलिंग करने की क्या जरूरत है, रात में आपको क्या दिखेगा ट्रांसमिशन लाइन में। ये तो ट्रांसमिशन लाइन वैसे ही विलेज से होकर जंगल से होकर गुजरती है। नाइट पेट्रोलिंग इसलिए किया जाता है कि क्योंकि तार हमारा बहुत ऊपर होता है, कंडक्टर। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको डायग्राम यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे देखिए स्ट्रैंड टूटा हुआ है। जो कंडक्टर है उसमें जो पतले पतले जो स्ट्रैंड है, कई पतले पतले कंडक्टर से मिलकर, एल्युमिनियम के कंडक्टर से मिलकर बना हुआ है। यहाँ देखिए टूटा हुआ है। ये कैसे टूट गया, ये हवा जब चलता है तो वाइब्रेट होता है कंडक्टर, और बार बार अगर आप किसी चीज को मोड़ेंगे तो एक जगह कहीं है वो ब्रेक हो जाएगा। ये आपको नीचे से नहीं दिखेगा, तो रात में कैसे दिख जाएगा जब दिन में नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे जहां पे भी ब्रेक हुआ यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का शार्प पॉइंट, और शार्प पॉइंट अगर कहीं बन गया तो वहां पे कोरोना का इफेक्ट दिखने लगेगा। अगर कंडक्टर में कोई खराबी है तो एक खास कंडक्टर के खास सिस्टम जहां खराबी वहां आवाज तेज हो जाएगी कोरोना का, और नहीं तो वहां पे विजुअल इफेक्ट भी आपको दिखने लगेगा। यहाँ पे हल्का हल्का ग्लो दिखेगा। इसीलिए नाइट पेट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, ये ब्रेकेज पकड़ने के लिए, क्योंकि नीचे से कैसे दिख पाएगा। ठीक है, लाइन के ऊपर इतना ऊपर कंडक्टर जाता है, वहां पे थोड़ा सा तार टूटा हुआ कैसे पता चलेगा, और नहीं पता चलेगा तो एक समय के बाद पूरा टूट जाएगा, कभी आधी आएगा पूरा गिर जाएगा, उस समय डैमेज ज्यादा हो जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद है कि शेड्यूल मेंटेनेंस टावर का, टावर की अर्थिंग का। ठीक है, तो ठीक है, टावर की अर्थिंग को करते हैं। टावर पे अगर कोई पेड़ या पौधा कोई चढ़ रहा है तो उसको हटाते हैं। अगर कहीं पे रस्ट मतलब कहीं जंग लग गया है तो उसको हटा के एंटी कोरोजन पेंट, जिसको एल्युमिनियम पेंट भी कहते हैं, उसको लगाया जाता है।
नट बोल्ट वगैरह टाइट तो करते ही हैं, अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करते हैं, ठीक है। फाउंडेशन को चेक किया जाता है, टावर फुटिंग कोई डैमेज तो नहीं है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था, कोई वहां पे अलग से ऐसा तो नहीं कोई झोपड़ी बना लिया है, कोई दुकान बना लिया है उसके टावर फुटिंग के पास, उसको हटाया जाता है। और जहां से भी सबसे मेन चीज है, देखिए ये जो है राइट ऑफ वे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ वे कितना होता है, ठीक है। अब राइट ऑफ वे क्या होता है, जहां से भी ट्रांसमिशन लाइन सपोज करिए जंगल से गुजर रही है तो अगल बगल के कितने जगह तक पेड़ नहीं होने चाहिए, ये है राइट ऑफ वे, ठीक है। तो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग है, यहाँ पे देखिए 110 केवी के लिए 26 से 30 मीटर, 220 के लिए 32 से 38 है, 400 केवी के लिए 36 से 42 मीटर है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द राइट ऑफ वे फॉर 400 केवी, अभी देखा गया 36 टू 42 मीटर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज पीडब्ल्यूटी, सॉरी पीटीडब्ल्यू, पीटीडब्ल्यू क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी वर्ड आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पीटीडब्ल्यू क्या होता है, परमिट टू वर्क। कहीं पे यहाँ पे देखिए आपको एक मैंने एक एक्चुअल, ये आपका राजस्थान का है ये, ठीक है, राजस्थान का है ये, एक्चुअल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ बना के यहाँ देखिए लिखा भी राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसका ये है। पीटीडब्ल्यू का मतलब होता है कि कहीं पे फॉल्ट हो गया, आपको मेंटेनेंस करने जाना है मेंटेनेंस टीम को, लेकिन उसके पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा वहाँ पे, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। तो जो भी इंचार्ज होगा उससे परमिशन लेना पड़ेगा, ये फॉर्म भर के जिसपे ये हम लोग का परमिट टू वर्क, काम करने का या मेंटेनेंस करने की परमिट, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये होता है। यहाँ पे आप जूम करके आप देख सकते हैं किस क्या क्या चीजें इसमें हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंसिलेशन ऑफ परमिट टू वर्क, परमिट टू वर्क को कैंसिल कब कर दिया जाता है, किस केस में, काम हो गया हो तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। ऑल मेन मटेरियल अर्थिंग विड्रा, मतलब ये सुनिश्चित कर लिया था कि लाइन पे फिलहाल कोई नहीं है, न सामान है, न कोई मटेरियल है, न कोई आदमी है, और अर्थिंग जो किया गया था उसको भी विड्रा कर लिया गया, हटा लिया गया, और इक्विपमेंट फिर से चार्जिंग के लिए रेडी है। तो इस सभी केस में कैंसिलेशन ऑफ परमिट टू वर्क, जो परमिट टू वर्क आपको दिया गया था काम करने के लिए, उसको कैंसिल कर दिया था कि काम हो गया, अब उसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई व्यक्ति वहां पे है तो जिम्मेदारी इंचार्ज की नहीं होगी। तो जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इंचार्ज एक बार चेक कर ले, ये एप्लीकेशन भरने से पहले, ये फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक कर ले कि कोई चीज है तो नहीं वहां पे। यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कॉशन बोल्ट, यहाँ पे कॉशन बोल्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है, कॉशन है, ठीक है, या डेंजर बोल्ट है, तो उसकी साइज होती है एक पर्टिकुलर, यहाँ पे साइज या देखें लिखा हुआ है 350, 210 और 10 mm मोटाई है। सबसे मेन चीज देखिए, व्हाइट कलर पे आप लोग सभी लोगों ने देखा, व्हाइट कलर पे डेंजर और स्कल, जो ये खतरा और ये जो स्कल जो खोपड़ी जो बनी हुई है, ये किससे बनी होती है, रेड कलर, ये कलर आप देखते होंगे रात में चमकता होगा। ऐसे किस पेंट से बना है, तो फ्लोरोसेंट पेंट, फ्लोरोसेंट पेंट से बना है, जिससे कि रात में लाइट पड़ने पे चमकता है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और 2 होल होते हैं 12 mm डायमीटर के, टांगना तो पड़ेगा ही उसको, ठीक है। ऑल देगा, सब सही है। विच वन इज ट्रू फॉर मेंटेनेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो बैरिकेड द फॉल्टी एरिया, फॉल्टी एरिया जैसे यहाँ पे अगर कहीं फॉल्ट हो गया तो इसको बैरिकेड कर दिया जाता है, ठीक है, कॉशन टेप चारों तरफ से लगा देते हैं, मेन एट वर्क इस तरह का लगा दिया जाता है। डू प्रॉपर अर्थिंग, अर्थिंग कर दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आइसोलेटर ओपन हो गया और अर्थ हो गया यहाँ पे, ठीक है, आइसोलेटर डिस्कनेक्ट फॉल्टी एरिया, तो ऑल द अबव, ठीक। व्हाट इज द इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ द लाइन, आप कहीं गए पेट्रोलिंग करने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन पे पेट्रोलिंग करने के लिए, तो वहां पे आपको क्या क्या कमियां दिखी, क्या खामियां दिखी, एक फॉर्म आपको भरना पड़ेगा कि खामी दिखी कि नहीं दिखी, क्योंकि फिर जिम्मेदारी आपकी होगी जो भी आप काम कर रहे हैं वहां पे। तो पहले तो आप किस लाइन पे मेंटेनेंस करने गए थे, मेंटेनेंस नहीं सॉरी इंस्पेक्शन करने या पेट्रोलिंग करने गए थे, डेट ऑफ पेट्रोलिंग कब किया गया था, फॉल्ट अगर है किस प्रकार का है और किस जगह पे है, कहाँ पे फॉल्ट पाया गया, ये सारी जानकारी इसमें होनी चाहिए, तभी तो फिर मेंटेनेंस किया जाएगा। टू रिपेयर अ फॉल्टी पॉइंट इन द ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट वी डू फर्स्ट,
ट्रांसमिशन लाइन में कहीं फॉल्ट हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो आपको जैसे ही जानकारी होगा दोनों तरफ के सब स्टेशन की अर्थ स्विच को क्लोज किया जाएगा, सर्किट ब्रेकर तो ओपन हो जाएगा और अर्थ स्विच को क्लोज किया जाएगा, ताकि अगर कोई वहां पे पहुंचता है, कोई टच करता है तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद जहां पे भी तार गिरा या किसी प्रकार का जो भी फॉल्ट है उसको बैरिकेड कर दिया जाता है, उस एरिया को घेर देते हैं, ठीक है, ताकि अंदर कोई ना जाए। उसके बाद वहां पे काम शुरू करते हैं। अर्थ करने का काम बाद में करते हैं, अर्थ किया जाता है बाद में किया जाता है। व्हाट वी डू फर्स्ट पूछा है, तो पहले तो ये दो काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट अप टू विच ई क्लास इंसुलेशन कैन बी यूज्ड। आप किसी भी चीज को आप इलेक्ट्रिकल मोटर को ले आएंगे उस पर क्लास जरूर लिखा होगा इंसुलेशन का, तो क्लास का मतलब टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर तक जा सकता है, तो ई क्लास के लिए 120 डिग्री सेल्सियस होता है। विच वन इज ट्रू अबाउट मार्किंग बॉल। मार्किंग बॉल आप लोग देखे होंगे, एक बार मैंने इसके बारे में बताया भी है। मार्किंग बॉल ये है, रेड कलर में भी होता है, ऑरेंज कलर में भी होता है, नॉर्मली ये दो कलर में पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए यही चीज लिखा हुआ है, रेड ऑरेंज। कहाँ कनेक्ट होता है? अर्थ वायर पे कनेक्ट होता है, अर्थ कंडक्टर पे। किस जगह पे यूज किया जाता है? नॉर्मली ऐसी जगह पे यूज करते हैं जो कि एयरपोर्ट के पास होता है, या अगर एयरपोर्ट के पास नहीं है तो जो आपकी एरोप्लेन जो उड़ते हुए जो आ रही है, ठीक है, उसके वो जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा आता है, हो सकता है किसी दूसरे रास्ते से होके ही आता हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पे हो या यहाँ हो। तो कभी कभी ट्रांसमिशन लाइन जो बैकग्राउंड का होता है एरिया, उसमें छुप जाता है, जहाज को नहीं पता चलता है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आ रहा है तो हाइट कम होती है प्लेन की, और जो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन वो इतनी पतली होती है, मतलब उसकी तुलना में इतनी पतली होती है कि वो बैकग्राउंड में छुप जाता है, नहीं दिख पाता है। एक्सीडेंट ना हो इसलिए यहाँ पे मार्किंग बॉल का प्रयोग किया जाता है। मार्क करता है किसको? प्लेन को, कि इस रास्ते से ना जाइए, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन जा रही है। तो ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे देखते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग क्या होता है? ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज खराब हुई है, पहले तो क्या खराबी हुई है और क्या चीज करके उसको ठीक कर सकते हैं। इसको डिटेल में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक एक चीज बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय बीत जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, आराम से आप यहाँ देख सकते हैं कि किस, और ये चीज आपको हमेशा काम आएगा, ऐसा नहीं कि बस यहीं पे, हमेशा काम आएगा। किस तरह का फॉल्ट है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, कैसे पता चलेगा यही फॉल्ट है, और कैसे उसको ठीक करेंगे, ये सारी चीजें हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे है। आगे बढ़िए। विच टाइप ऑफ इंक्लोजर इज प्रोवाइडेड फॉर डीसी मोटर इन कोल्ड हैंडलिंग प्लांट। कोल हैंडलिंग प्लांट में, जहाँ पे आपकी एनटीपीसी है, थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ पे कोल को भेजा जाता है बर्नर में। तो अब वहाँ बॉयलर में या बर्नर में भेजा जाता है, बॉयलर में नहीं, बर्नर में भेजते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे धूल बहुत ज़्यादा उड़ता है, अगर मोटर को आप ढकेंगे नहीं तो वो तुरंत खराब हो जाएगा, और अगर ढक देंगे तो ठंडा नहीं होगा। तो इस प्रकार का यूज करते हैं कि टोटली इनक्लोज तो होता है लेकिन फैन से कूल होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार का मोटर है। अब यहाँ पे देखिए 3 फेज इंडक्शन मोटर का हम लोग देखे थे, ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे एक चीज मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अगर मोटर किसी गलत दिशा में घूम रहा है, सिंगल फेज का मोटर है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो फेज तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ होगा, फेज सीक्वेंस करेक्ट नहीं हुआ होगा, तो टर्मिनल चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टिपिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटर यूज्ड इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, ठीक है। कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग करते हैं? ज्यादातर 80 माइक्रोफैरेड के ऊपर का प्रयोग किया था। अब यहाँ पे 80 तो नहीं है और 40 है, तो 80 तो 40 के ऊपर हो गया, तो 300 ऑप्शन सही होगा। 300 का मतलब ये मत समझिएगा कि 300 का प्रयोग करते हैं, 80 का प्रयोग करते हैं, यानी 40 के ऊपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है इसलिए 300 हम लोग टिक कर रहे हैं। सिंगल फेज, 3 फेज। अब यहाँ पे हम लोग का डीसी मोटर। डीसी मोटर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डीसी मोटर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो कम्यूटेटर और ब्रश का होता है, तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे एक चीज बता दे रहे हैं कि नॉइज या स्पार्किंग अगर हो रहा है तो क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि कार्बन जम गया हो कम्यूटेटर पे, ब्रश घिस गया हो, आधा घिसा हो आधा न घिसा हो, ठीक है। इंसुलेशन कम्यूटेटर के बीच में सेगमेंट के इंसुलेशन होता है वो डैमेज हो गया हो, तो करना क्या चाहिए उसके लिए? फिर साफ करिए कम्यूटेटर, ब्रश को ठीक करिए,
ये जो इंसुलेशन को चेक करिए, अगर खराब है तो चेंज करिए। ठीक है। ट्रबल शूटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कूलिंग सिस्टम में प्रॉब्लम आता है, तो क्या क्या चीज हो सकता है, कैसे ठीक करेंगे, सारी चीजें हैं। वीडियो पॉज करके आराम से देखिए। विच सब्सटेंस इज जनरली एडेड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंटेमिनेशन का मतलब होता है एक तरह से दूषित होना, जमा होना। ठीक है। तो कई चीज जमा होने लगती हैं ट्रांसफार्मर ऑयल में, तो क्या मिलाएं कि जिससे दूषित होना कम हो जाए। ठीक है। पैराफिन ऑयल। यहां पर देखिए सबसे शुद्ध ट्रांसफार्मर ऑयल व्हाइट है, उसके बाद थोड़ा येलो और येलो, यहां तक ठीक है, यहां तक भी काम चल जाएगा किसी तरह, यहां तक तो बढ़िया है, गुड है, यहां तक काम चल जाएगा। ये खराब है, ये खराब है। ठीक है। ये दोनों खराब है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल अगर ब्लैक पड़ रहा है तो खराब हो रहा है, व्हाइट तो प्रैक्टिकली नहीं यूज करते हैं। ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ और मिलाते हैं जिससे उसका कलर हल्का सा येलो हो जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज गैसेस इज नॉट यूज्ड एज कूलेंट। कूलेंट की तरह किसका प्रयोग नहीं करते हैं, हीलियम का प्रयोग नहीं करते हैं। विच इनक्लोजर आर प्रिफर्ड फॉर प्रिवेंटिंग फ्रॉम वाटर एंड डल्ट। डल्ट का प्रयोग तो टोटल इनक्लोज वाले में भी करते थे, जहां पे कोयला वाला था। ठीक है, ताकि धूल न जाए। लेकिन वाटर के लिए नहीं था। वाटर के लिए क्या करेंगे, वाटर के लिए इस तरह का कर देते हैं, जहां फैन लगा होता है इस तरह से, इसके आगे शेड बना देते हैं ऐसे, जैसे आप जंगले के आप खिड़की के बाहर आगे शेड निकला होता है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे शेड बना दिया जाता है। यहाँ पे डायग्राम में ठीक से नहीं दिख रहा है, ये हल्का सा शेड होगा इस तरह झुका हुआ, ताकि अगर पानी पड़े तो नीचे चला जाए। ठीक है। तो ये होता है ड्रिप प्लस होस प्रूफ। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। What is the maximum permissible voltage drop that can be sustained while starting an electrical rotating machine? कहने का मतलब यह है कि आप मोटर स्टार्ट करते हैं, वोल्टेज घट जाता है, मैक्सिमम कितना घट सकता है। जैसे आप एसी अगर स्टार्ट करिए तो वोल्टेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कितना डाउन हो जाएगा। ठीक है। तो 15 से 20%। आगे बढ़ते हैं। What is the main cause of harmful vibration in machine? मशीन वाइब्रेट कर रही है, क्या कारण हो सकता है। मैकेनिकली अनबैलेंस हो, मतलब आप मोटर से जो लोड कनेक्ट किए हैं वो गड़बड़ हो, या फिर फाउंडेशन में कुछ गड़बड़ हो। ठीक है। नट बोल्ट ढीला हो, क्रैंकशाफ्ट मुड़ गया हो, कुछ इस तरह का हो गया हो। ठीक है। तो भी वाइब्रेट होगा। लोड कुछ ऐसा है कि लोड ही बार बार बदल रहा है, पल्सेट हो रहा है। तो जब लोड बदलेगा तो टॉर्क चेंज होगा, टॉर्क चेंज होगा तो एंटी टॉर्क चेंज होगा, जो स्टेटर पे लग रहा है टॉर्क वो चेंज होगा, तो मोटर हमारा वाइब्रेट करेगा। तो ऑल ऑफ दिस। ठीक है। इफ मोटर ऑलवेज बिकम ओवरहीट व्हाइल रनिंग, देन हाउ वी कैन ट्रबल शूट दिस प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को ठीक करने को ट्रबल शूटिंग कहते हैं। कहा जा रहा है कि जब भी आप मोटर चलाते हैं, मोटर बार बार ओवरहीट हो जाता है। ठीक है। कैसे उसको ठीक करें, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोड ज्यादा हो, ये भी हो सकता है कि फैन की कूलिंग ठीक ना हो, ये भी हो सकता है कि फैन ठीक हो, लोड भी ठीक है, लेकिन जो छिद्र बने हुए हैं, डक्ट जो बने हुए हैं जहां हवा निकलनी चाहिए वो भटा हुआ है, गंदगी है उसमें, तो उसको साफ करिए। इसमें कोई एक कारण हो सकता है, और भी कारण हो सकते हैं, ऑप्शन के हिसाब से ये है। इफ अ डीसी मोटर मेक्स नॉइज एंड स्पार्किंग ड्यूरिंग रनिंग कंडीशन, हाउ वी ट्रबल शूट दिस प्रॉब्लम। ये सारा जो है ये ट्रबल शूटिंग वाला जो आप उसको देखिएगा उसमें, ठीक है, स्लाइड को, तो उसमें सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन उठा हुआ है। तो डीसी मोटर में नॉइज या स्पार्किंग हो रहा है, कैसे ठीक किया जाए, मैंने अभी बताया भी था आपको वहां पे ट्रबल शूटिंग वाले में। तो यहाँ पर देखिए आपको स्पार्किंग दिख रही होगी, ये ध्यान से देखिए, चमकता हुआ आपको ब्रश है, ये कम्यूटेटर घूम रहा है, और देखिए ब्रश के बीच में स्पार्किंग हो रही है, और ब्रश और कम्यूटेटर के बीच में गैप कुछ ज्यादा है, वहां नहीं दिख रहा तो यहां देख लीजिए। ठीक है। ये हम लोग का ब्रश है और ये तो कम्यूटेटर है, और इसके बीच में देखिए गैप ज्यादा है और आड़ा तिरछा गैप इस तरह का है, इस तरह का, और कम्यूटेटर इस तरह का है। तो जब कहीं टच हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं टच हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल वैसा ही आप तार एक बार टच करिए हटाइए, टच करिए हटाइए, तो स्पार्किंग तो होगा ही।
तो स्पार्किंग इसलिए हो रहा है। इसको ठीक कैसे किया जाए? दो चीजें हैं, पहले तो प्रॉब्लम पता करना, जब प्रॉब्लम पता चल जाएगा तो ठीक करना बहुत आसान है। तो फिक्स द ब्रश, तो ब्रश हो सकता है ऊपर हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करिए, थोड़ा सा नीचे लाइए। इफ स्पीड इज मोर, अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तब भी स्पार्किंग होती है। यही कारण है कि डीसी मोटर का प्रयोग ज्यादातर नहीं करते हैं आजकल बड़े मोटरों के लिए, क्योंकि बहुत हाई स्पीड पर स्पार्किंग होने लगती है। और कम्यूटेटर गंदा हो जाना, सबसे ज्यादा कारण तो यही होता है। कम्यूटेटर चलते चलते क्या होता है, कार्बन जो है ब्रश का वो घिसते घिसते कम्यूटेटर पे आ जाता है, ठीक है, और ये स्पार्किंग होने लगता है। तो क्लीन द कम्यूटेटर सेगमेंट विद सैंड पेपर, तो ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे देखिए क्लियर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इफ अ डीसी मोटर मेक्स नॉइज एंड स्पार्किंग इन रनिंग कंडीशन देन व्हाट इज पॉसिबल रीजन। बिल्कुल पुराना वाला ही क्वेश्चन, पीछे वाला ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, देखिए ये कम्यूटेटर है, ये ब्रश है, ठीक है। कम्यूटेटर देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इस कार्बन, ब्रश का कार्बन इस पे जमता गया है, जमता गया है, जमता गया है। कार्बन आपका कंडक्शन की तरह काम कर सकता है, तो जो बीच का हमारा जो इंसुलेटर है उसके ऊपर भी कार्बन जम गया है, ठीक है। तो इंसुलेशन का फायदा क्या हुआ, जब ऊपर से कंडक्टर हो गया तो कार्बन तो कंडक्टर है, उसी का एक पतला सा लेयर है, तो ये पूरे स्पार्किंग होने लगती है बहुत तेजी से। तो इसको साफ करना जरूरी है, ठीक है। तो मे बी ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन ब्रश और ब्रश होल्डर, ठीक है। ब्रश होल्डर वही होता है, ब्रश थोड़ा ज्यादा ऊपर हो, ब्रश डैमेज हुआ हो, घिस गया हो। मे बी स्पीड ऑफ मोटर इज टू मच हाई और कम्यूटेटर सेगमेंट इज कार्बनाइज। कार्बनाइज मतलब बहुत ज्यादा उससे कार्बन जम गया, एनी ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं। इफ बियरिंग बिकम हॉट वाइल रनिंग देन व्हाट इज द पॉसिबल रीजन। बियरिंग अगर हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो क्या रीजन हो सकता है? ये हो सकता है जो आप ऑयल डालते हैं उसमें, ठीक है, लुब्रिकेशन के लिए, वो पुअर ग्रेड का, खराब क्वालिटी का हो। बेल्ट का टेंशन बहुत ज्यादा हो, मोटर पे जो बेल्ट लगा हुआ उसका टेंशन बहुत ज्यादा हो। टेंशन ज्यादा होगा तो बियरिंग पे टेंशन ज्यादा होगा, बियरिंग ज्यादा घिसेगा, ज्यादा गर्म होगा। ये भी हो सकता है कि आप ऑयल ग्रीस डालना ही भूल गए हो, डालते ही नहीं है, मेंटेनेंस नहीं करते हैं, तो इसमें से कोई भी कारण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। इफ एन एसी मोटर रोटेट्स इन एन रॉन्ग या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे एसी मोटर, यहाँ पे बल्कि लिखना चाहिए आपका कि इंडक्शन मोटर, ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर, पूरा चीज यहाँ लिखना चाहिए, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर अगर अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब आपको घुमाना था क्लॉकवाइज, ठीक है, घूमने लगा एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या करेंगे, 3 वायर हैं RYB, किसी दो को इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस मे नॉट करेक्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम पूछ रहा, प्रॉब्लम क्या हुई है। अब यही पूछा सकता है कि ट्रबल शूट कैसे करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या हुई है कि फेज सीक्वेंस गड़बड़ है। ट्रबल शूट कैसे करेंगे, मतलब ठीक कैसे करेंगे, तो किसी भी 2 फेज को इंटरचेंज कर दीजिए। तो 2 अलग अलग बातें हैं, प्रॉब्लम और ट्रबल शूटिंग अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। A 10 kilowatt induction motor starts with star delta starter, but whenever it starts, it always trip. स्टार डेल्टा स्टार्टर से स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे स्टार्ट होता है उसका ट्रिप पड़ जाता है, ऑफ हो जाता है। क्या रीजन हो सकता है, क्या कारण हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि टाइमर के सेटिंग में गड़बड़ी हुई हो। आजकल जो स्टार डेल्टा स्टार्टर आते हैं उसमें टाइमर भी आता है। रिले जो है वो जो सेटिंग है, जो रेटेड है, उससे काफी कम का है। स्टार्टिंग करंट बहुत ज्यादा हाई हो जा रहा है किसी कारण की वजह से, ठीक है, तो कोई भी कारण इसमें से हो सकता है। ऑन व्हाट टाइप ऑफ बियरिंग डज द हैवी पावर इलेक्ट्रिकल मशीन रोटेट। ज्यादातर रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, बड़े में। विच टाइप ऑफ कूलिंग सिस्टम इज प्रिफर्ड फॉर टर्बो अल्टरनेटर। टर्बो अल्टरनेटर के लिए किस प्रकार का प्रयोग करते हैं, तो सभी प्रकार की कूलिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। व्हाट अल्टरनेटर मतलब जनरेटर, सिंक्रोनस जनरेटर। व्हाट इज या आर द फंक्शन ऑफ सीलिंग डिवाइस यूज्ड अलोंग विद बियरिंग। बियरिंग के साथ सीलिंग डिवाइस प्रयोग करते हैं, क्यों? ताकि जो ऑयल जो पड़ा है बियरिंग में वो लीक ना हो, डस्ट ना जाए उसमें बियरिंग में, ठीक है, बियरिंग जाम ना हो जाएगा, डस्ट जाएगा, तो इस सब से बचाने के लिए सीलिंग लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, अब आते हैं टेस्ट पर। कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं, ये लास्ट टॉपिक हम लोग का है हमारी का।
टेस्ट डन एट फैक्ट्री। तीन प्रकार के टेस्ट होते हैं बेसिकली। फैक्ट्री में कौन सा टेस्ट किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए ये टेस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। टाइप टेस्ट। टाइप टेस्ट क्या होता है? टाइप टेस्ट होता है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, कई मोटर बन रहे हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि एक प्रोटोटाइप पे, मतलब मोटर बनाने से पहले एक प्रोटोटाइप बना जाता है जो उसी जैसा होता है, उसी जैसा काम करता है, प्रोटोटाइप उसको कहते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं। सारे पे ये टेस्ट नहीं किया जाता टाइप टेस्ट। रूटीन टेस्ट, दिस टेस्ट इज डन ऑन एवरी यूनिट। जितने मोटर बन रहे हैं सब पे टेस्ट करेंगे, उसको कहेंगे रूटीन टेस्ट। स्पेशल टेस्ट, स्पेशल टेस्ट नाम ही स्पेशल है, तो कस्टमर के डिमांड पर या कोई इस प्रकार का मोटर हम बना रहे हैं जहां स्पेशल कोई खास टेस्ट करने की जरूरत हो। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट फैक्ट्री के अंदर किए जाते हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच एमंग दीज इज अ टाइप टेस्ट। सभी वेल्डिंग टेस्ट, ड्रेनेज टेस्ट, इलेक्ट्रिक सिक्योरिटी टेस्ट, सब कुछ ये टाइप टेस्ट में आता है। अब यहाँ पे टेस्ट डन एट साइट। साइट पे कौन कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो प्री कमीशनिंग। कमीशन का मतलब होता है किसी चीज को सर्विस में लाना। ठीक है, तो कमीशन करने से पहले, सर्विस में लाने से पहले, उपयोग में लाने से पहले कौन कौन सी चीजें टेस्ट की जाती है? आप इंस्टॉल तो कर दिए, लेकिन उसके बाद पहले टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज डन आफ्टर इंस्टॉलेशन। चेक रिजल्ट को मिलाते हैं, जो फैक्ट्री से जो मिला है हमको रिपोर्ट, उससे सही है कि नहीं। जैसे अगर आपके घर में अगर एसी इंस्टॉल हो रहा है, तो एक बार जो भी इंस्टॉल करने आएगा एक बार उसको चला के दिखा देता है आपको, अलग अलग मोड उसको समझा देता है कि देखिए इस तरह चलेगा। तो वो क्या है? प्री कमीशनिंग टेस्ट है। ठीक है, इसके बाद है आपका पीरियोडिक कंडीशन मॉनिटरिंग टेस्ट। जैसे आप ओवरहालिंग कराते हैं अगर एसी का या किसी भी चीज का, तो ये क्या है? पीरियोडिक मॉनिटरिंग टेस्ट है। ठीक है, आफ्टर रेगुलर टाइम शेड्यूल। इसके बाद इमरजेंसी टेस्ट। इमरजेंसी टेस्ट मतलब कोई चीज खराब हो गया, आपने मैकेनिक को बुलाया या किसी इंजीनियर को बुलाया, अब वो नहीं समझ पा रहा क्या, तो उस समय जो टेस्ट किया जाएगा उसको कहा जाएगा इमरजेंसी टेस्ट। या रिपेयर करने के बाद कोई टेस्ट करने की जरूरत पड़ रही है कि जो हमने रिपेयर किया वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए इमरजेंसी टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट पैरामीटर आर चेक्ड यूजिंग कमीशनिंग टेस्ट। कमीशनिंग टेस्ट करने से पहले में क्या क्या पैरामीटर चेक करते हैं? ये टेस्ट जो है ये देखिए आपका ये अल्टरनेटर के लिए है। टरबाइन स्पीड, कंडेंसर वैक्यूम, टरबाइन गवर्नर, वाल्व ओपनिंग, ये सब कुछ कमीशन करने से पहले, जनरेटर के सर्विस में लाने से पहले टेस्ट करते हैं। जो भी कंपनी बनाई वो टेस्ट करके आपको देगी। व्हाट इज द टेम्परेचर लिमिट फॉर स्टोरेज ऑफ मशीन एट साइट बिफोर इंस्टॉलेशन। साइट पे आप तुरंत मशीन को लेकर तुरंत इंस्टॉल नहीं कर देते, पहले वेयर हाउस में रखते हैं, मतलब साइट पे ही कहीं वेयर हाउस बना देते हैं। वेयर हाउस मतलब गोदाम, चलिए ठीक है, वहां बनाते हैं, वहां पे रखा जाता है। कितने टेम्परेचर पे रखना चाहिए? 15 डिग्री सेल्सियस पे, उससे अधिक टेम्परेचर पे रखना चाहिए हमको। विच एमंग दीज टेस्ट आर परफॉर्म्ड पीरियोडिकली। रिपेयर टेस्ट नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग टेस्ट तो बन गया तो उसके बाद क्या दोबारा क्यों होगा। मेंटेनेंस टेस्ट ऐसा जो कि पीरियोडिकली, जैसे बार बार मेंटेनेंस होगा तो बार बार ये टेस्ट होगा। ठीक है, सही ऑप्शन होगा मेंटेनेंस टेस्ट। आफ्टर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन विच ऑफ द टेस्ट आर परफॉर्म्ड बिफोर इट विल कनेक्ट विद ट्रांसफार्मर। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में या शायद उसके पिछले वीडियो में था। ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा कि डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसके बाद ही आपको परमिशन मिलता है या उसके बाद ही आपको सप्लाई कंपनी से बिजली प्राप्त होती है या ट्रांसफार्मर से कनेक्शन प्राप्त होता है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? कास्ट कम होना चाहिए, वो तो किसी भी चीज का कम होना चाहिए, हाई डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होना चाहिए। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि जो तार होते हैं या जो भी चीज आप जोड़ रहे हैं उसका वजन बहुत ज्यादा होता है, तो सिर्फ वहां पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ड्यूरिंग बीडीबी टेस्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज स्ट्रेंथ टेस्ट है ये। ठीक है, ट्रांसफार्मर आयल का बेस्ट रिजल्ट इसको कहा जाएगा। अब इस टेस्ट में होता क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर है ये, यहाँ पे ऑयल देखिए, ट्रांसफार्मर ऑयल कितना साफ है। ठीक है, बिल्कुल कितना कोर आपको वाइंडिंग एकदम क्लियर आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल प्योर है। ठीक है, तो हमेशा तो प्योर रहेगा नहीं, समय के साथ खराब होगा। खराब होगा तो उसको जैसे बताया मैंने कि शेड्यूल मेंटेनेंस में उसको निकालते हैं,
कुछ पार्ट और उसको टेस्ट करते हैं, पहले स्लाइड में मैंने बताया था। तो एक तो कलर देख लिए, कलर ठीक है चलिए। अगर 6 महीने के बाद आपको फिर बीडीवी टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब ये हुआ कि इस तरह के एक जार में डाल देते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह का कॉपर का या किसी चीज़ का यहाँ पे 2 इस तरह के बने हुए हैं और दोनों के बीच में कुछ मिलीमीटर का गैप है, ट्रांसफार्मर ऑयल भरा हुआ है। दोनों जो टर्मिनल हैं इन पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं, कई हजार वोल्टेज में जाता है, वोल्टेज बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक समय आएगा कि ब्रेकडाउन हो जाएगा इस ट्रांसफार्मर ऑयल में और स्पार्किंग होने लगेगा इसके बीच में, ठीक है, करंट फ्लो होने लगेगा। जैसे ही स्पार्किंग हुआ तुरंत जो आपकी नीडल होगी यहाँ पे, जो वोल्टेज जो बढ़ रहा होगा यहाँ पे, ये जो नीडल बढ़ रही होगी वो तुरंत जहाँ पे स्पार्किंग हुआ वहाँ तुरंत वहाँ से डाउन हो जाएगा। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे कितने केवी पर ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफार्मर ऑयल है कितने केवी वोल्टेज तक स्पार्किंग नहीं होने दे रहा है, कितने केवी वोल्टेज तक सह ले रहा है, ठीक है, या कितने केवी वोल्टेज तक ये इंसुलेशन प्रदान कर रहा है, या कितने केवी वोल्टेज के बाद ये ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इसीलिए इसका नाम है ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट। तो जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना अच्छा है। तो ऑप्शन है 50 केवी है, 50 केवी बढ़िया है। विच टाइप ऑफ टेस्ट आर परफॉर्म आफ्टर ओवरहॉलिंग ऑफ अ मोटर? मोटर की ओवरहॉलिंग करने के बाद कौन सा टेस्ट करना चाहिए? अब यहाँ पे शायद डीसी के लिए दिया हुआ है, डीसी के लिए कम्यूटेटर लगा हुआ है तो डीसी के लिए है। तो फील्ड कॉयल, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं एक बार ओवरहॉलिंग करने के बाद कि जो ओवरहॉलिंग किए कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, ठीक है, ठीक तो है सब कुछ। इंसुलेशन एक बार टेस्ट कर लेते हैं, कम्यूटेटर टेस्ट कर लेते हैं, तो ये सब कुछ है। Which statement is correct in order of opening of any machine for overhauling? ये भी क्वेश्चन शायद हो चुका है एक बार, ठीक है। तो विदाउट हैमर से खोलना चाहिए, पेट्रोल की मदद से खोलना चाहिए। पेट्रोल की मदद का मतलब है कि अगर नट नहीं खुला तो वहाँ पे पानी नहीं डाल देना चाहिए, ठीक है, पेट्रोल डालना चाहिए। किसी चीज़ को धुलना है तो पेट्रोल से धुलना चाहिए, पानी से नहीं, ठीक है। और इंसुलेशन का टेस्ट कर लेना चाहिए, जब आप ओवरहॉलिंग कर लिए उसके बाद एक बार टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ऑल आफ्टर दैट विच वन इज अ टाइप ऑफ केबल टेस्ट? केबल में अगर कहीं फॉल्ट हो गया है, सॉरी लाइट यहाँ पे ऑफ हो गया, ठीक है, केबल टेस्ट अगर करना है तो किस प्रकार का टेस्ट किया जाएगा? मूरी लूप टेस्ट और ब्रैडली लूप टेस्ट, ठीक है, तो बोथ। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल? फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर क्या होगा अगर व्हाइट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। व्हाइट तो बिल्कुल प्योर होता है, ठीक है, व्हाइट ऑप्शन में नहीं दिया है तो येलो टिक करिएगा, डार्क येलो, ठीक है। सही वर्ड होता है इसका पेल येलो, PALE, पेल येलो। ये कई बार जेई के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, कई बार आपके एई के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है कि फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर, फ्रेश ट्रांसफार्मर ऑयल का कलर क्या होता है। बाय विच टेस्ट वी कैन चेक डिसिपेशन फैक्टर? डिसिपेशन फैक्टर क्या होता है? मैंने बताया कि जो हमारा इंसुलेटर होता है वो सही है कि खराब है, वो कैसे टेस्ट किया जाए? तो उसके लिए 2 टेस्ट होते हैं, खासकर एक टेस्ट का नाम जरूर याद रखिएगा। पहले वाले में स्लाइड में मैंने बताया कि टैन डेल्टा टेस्ट। टैन डेल्टा टेस्ट ये होता है, ठीक है, आपको टैन डेल्टा निकालना आप लोग सीखे होंगे, ठीक है, लॉस एंगल ये निकालना आप लोग सीखे होंगे, मेजरमेंट में शायद सीखे होंगे, ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्ट इससे करते हैं। तो बोथ ए एंड बी इनका प्रयोग किया जाता है। डिसिपेशन फैक्टर, डिसिपेशन फैक्टर का मतलब है कि जो हमारा इंसुलेटर है उससे लीकेज करंट बढ़ तो नहीं गया है, ठीक है, सही से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वोल्टेज को करंट को रोक रहा है कि नहीं रोक रहा है, ये टेस्ट करने के लिए। Which one is correct about flash point of a transformer? फ्लैश पॉइंट ट्रांसफार्मर का, इसके बाद ये फ्लैश पॉइंट का मतलब है इसके बाद ये हम लोग का वेपर में चेंज होने लगता है और आग लगने का खतरा होने लगता है। तो 140 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो किसी भी हालत में 140 से ज़्यादा डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, अगर होगा तो फिर आग लग जाएगा या आग लगने का खतरा हो जाएगा बिल्कुल। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का हिंदी होता है श्यानता, विस्कोसिटी ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल। श्यानता मतलब एक तरह से गाढ़ापन, ठीक है, ट्रांसफार्मर ऑयल गाढ़ा होता है कि कम गाढ़ा होता है कि बहुत कम गाढ़ा होता है?
तो ट्रांसफार्मर बहुत कम गाढ़ा होता है, क्योंकि अगर गाढ़ा होगा, ठीक है, तो फिर वो गर्म होके पतले पतले जो फिल्म्स हैं उसमें कैसे जाएगा, वो तो वहीं पे रुक जाएगा, जम जाएगा। तो इसलिए विस्कोसिटी लो होनी चाहिए। विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू कंफर्म द विदस्टैंड कैपेबिलिटी ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो 1 मिनट पावर फ्रीक्वेंसी, लाइटनिंग इंपल्स और स्विचिंग इंपल्स, ये सबका प्रयोग करते हैं इंसुलेटर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम नो लोड टेस्ट ऑफ इंडक्शन मोटर। ये आप लोग मशीन में पढ़े होंगे, नो लोड टेस्ट में क्या मिलता है, कोर लॉस, मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड पावर फैक्टर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ SF6 गैस इन अ सिंगल प्रेशर पफर टाइप SF6 सर्किट ब्रेकर। कितना होता है, नॉर्मली ये 2.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आया होगा, पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, और आपके एग्जामिनेशन के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर आप लोग को जेई की प्रिपरेशन करनी है तो हम लोग बैच जल्दी ही लेके आ रहे हैं, बस आप लोग का एग्जाम खत्म हो जाने के 4-5 दिन के बाद ही हम लोग बैच एक यूट्यूब पे बैच ला रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन बैच तो चलती है, ठीक है, और यूट्यूब पे भी हम लोग ला रहे हैं। एड्रेस अगर आपको देखना है तो आप किसी भी वीडियो में देखिएगा, स्लाइड में आपको मिल जाएगा एड्रेस। फर्स्ट या सेकंड पार्ट की वीडियो में बिल्कुल डिटेल मैंने बताया हुआ है कोचिंग के बारे में। चलिए ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।